हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज जिसको नहीं पता, बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली फास्ट रिव्यू लेक्चर्स को देखेंगे, जिसमें हम तेज़ी से जितना हो सकता है हम कवर अप करते हैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, ताकि हम जितनी डिटेल में भी जा सकें और जितना इजीली कवर अप कर सकें हम वो कवर करेंगे। ओके, विद दैट हम जब लेटर ऑन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम हैंड रिटन लेक्चर्स भी डिस्कस करेंगे जो डिटेल लेक्चर्स होंगे। पर हम यहाँ पे एक फास्ट ओवरव्यू लेते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो बेसिकली फास्ट एग्जाम रिव्यू मैंने इसका नाम दिया था। सो हम बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, दिस इज बेसिकली काइनेजोलॉजी वीडियोस। सो चैप्टर नंबर 1 बेसिकली ये एक्सरसाइज थेरेपी, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी है, हम वहाँ से डिस्कस करें। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं, जो हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं, जैसे फोर्स होगी, ग्रेविटी होगी, डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, इनको बेसिकली हम बॉडी के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे काइनेजोलॉजी में ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल स्टार्ट है फिजिकल थेरेपी में, तो इन बेसिक्स को क्लियर करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप लेटर ऑन फिर बायोमैकेनिक्स, थेराप्यूटिक्स में इनको डिस्कस करते हो बहुत डिटेल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक्स क्लियर करते हैं कि हमारे पास बेसिकली था क्या। ठीक है, फोर्स बेसिकली जो आप होती है ना काइनेजोलॉजी, ठीक है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, डिफरेंट तरह से देखी होंगी, पर काइनेजोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स है ना, उनको अपने बॉडी पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मेजरली जो एक इजी से वर्ड्स में बोलते हैं, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जांपल वो फोर्स है, टेंशन है, ग्रेविटी है, वो कैसे अप्लाई हो रही है और वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए तो आपकी मूवमेंट कैसी होगी, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए तो आपकी मूवमेंट कैसे होगी। ठीक है, सो मेजरली यहाँ पे हम डायरेक्शंस और इन चीज़ों को रिलेट करते हैं। ठीक है, सो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स में हम बेसिकली देखते हैं, सबसे पहली चीज़ वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स बहुत जगह पता है, सबको पता है फोर्स क्या चीज़ होती है। बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ऐसी चीज़ है जो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी भी बॉडी का जो रेस्टिंग स्टेट होती है, उसको चेंज करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो अल्टर करती है आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो मेजरली यही एग्जाम्पल है कि हमारे पास फोर्स क्या है, चेंज करती है डायरेक्शन। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फोर्स, अगर एक बॉडी पड़ी हुई है और मैं उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करती हूँ, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो उसकी जगह को चेंज करती है। ठीक है, वो अपनी जगह चेंज करेगी, दैट इज बेसिकली फोर्स, कोई भी फोर्स हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन होता कैसे फोर्सेस का। ठीक है, फोर्सेस का जो कॉम्पोजिशन है ना, वो ये है कि हम फोर्स को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशन क्या है कि एक तो होती है डायरेक्शन फोर्स, ये होता है मैग्नीट्यूड फोर्स का। ठीक है, डायरेक्शन आपको यहाँ पे एरो बता रहा है, ठीक है, इस तरफ लग रही है। मैग्नीट्यूड आपको ये है कितनी लेंथ में लग रही है, तो ये आपको पता चलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है, कितनी लेंथ है आपके पास एरो की, तो ये आपको बताएगी कि मैग्नीट्यूड कितना है, कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और डायरेक्शन कितनी है कि किस तरफ लग रही है, कितनी ज़्यादा है और किस तरफ लग रही है, बेसिकली ये दोनों चीज़ें। टेल इसके रिप्रेजेंट करती है कि बेसिकली हमारे पास पॉइंट क्या है, कहाँ पे अप्लाई हो रही है, मतलब इस रीजन पे हमारे पास अप्लाई हो रही है फोर्स, तो हमारे पास इसका मतलब यह है कि पॉइंट टेल हमें बताएगी कि इसकी इसकी टेल बताएगी हमें कि यहाँ पे अप्लाई हुई है। ठीक है, अप्लाई यहाँ पे हुई है और इसने ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प आउट की है, तो ये रीजन जो आपके पास है, जो आपके पास इस तरह ऑब्जेक्ट के करीब है, वो टेल है। ठीक है, so a single force applied to a body which is free to move causes movement in the direction of force. ठीक है, एक सिंगल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, अगर वो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बताने में हेल्प आउट करती है मेजरली। ठीक है, कि आपकी एक सिंपल फोर्स, ठीक है, जिस तरफ लग रही है, मैं कहती हूँ मैं इस तरह फोर्स अप्लाई करूँ, ये मेरी डायरेक्शन है, तो ये हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ मूव करेगा। ये एक सिंपल सी लॉजिक है कि जिस तरफ फोर्स में लगा रही हूँ उधर मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं। वो कैसे होती हैं कि अगर यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ एक फोर्स है, अगर दो फोर्सेज आ जाए, तो अब उन्होंने यहीं पे आपको बता दिया कि जब टू फोर्सेज किसी एक जगह पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, टू फोर्सेस क्या कर रही हैं, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, तो वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और वो एक सिंगल फोर्स की तरह एक्ट करेंगे और उस डायरेक्शन में हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, मतलब ये देखो, एक एरो आपको शो कर रहा है एक फोर्स, दूसरा एरो आपको शो कर रहा है सेकंड फोर्स, तो इसका मतलब दो फोर्सेस तो लगी, लेकिन एक ही डायरेक्शन में थी, तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने मूव किया। ठीक है,
सेकेंड वन वॉज दैट पॉइंट ई किया लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इक्वल फोर्सेज है, पॉइंट भी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। एक तरफ से मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, यहाँ से लगाई, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? आपकी सिंपल सी बात है ना, मैं उसको जितना मर्जी मूव करने की कोशिश करूंगी वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर जा रही है किधर जा रही है, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, तो वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे ये बात है। मतलब आप देखो, एक मैं कहती हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को एक एक इस साइड से फोर्स दे रही हूँ, मैं एक हाथ इधर रखती हूँ, एक इस साइड से फोर्स दे रही हूँ, मैं एक हाथ इधर रखती हूँ, तो वो कैसे मूव करेगा? नहीं करेगा ना, दोनों साइड से उसको प्रॉपर फोर्स मिल रही है। हाँ, इन सम केसेस आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरे से एक साइड से जोर ज्यादा लग गया तो मूव कर देगा, पर नहीं करेगा, ठीक है। साइंस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो मूव नहीं करेगा, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगा। और वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, इन ए सिंपल वर्ड्स, ठीक है। बहुत इजी से वर्ड्स में मैं बहुत इजी करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए, ठीक है। थर्ड वन वॉज कि दो अनइक्वल फोर्सेज है। अब उन्होंने कहा कि एक फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है, दूसरी बहुत कम लग रही है, तो इसका मतलब जहां पे ज्यादा फोर्स लग रही है वहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। यहाँ की हमारे पास थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, ओके, थर्ड में ये चीज आई कि हमने कहा कि ना, सॉरी ज्यादा नीचे आ गए हम। थर्ड में हमारे पास थी कि हमने कहा कि जिस तरफ ज्यादा फोर्स है उस तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी यही कहता है कि हमारे पास जो डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड दो इक्वल फोर्सेस का, वो एक दूसरे को अपोज करना है, तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम बेसिकली होता क्या, तीनों जगह, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास ये है कि मैं कोई मूवमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ अपोज करना है, कुछ मूवमेंट्स में आपको सिर्फ इक्वल रखना है, कुछ मूवमेंट्स में आपको और डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करनी है, मतलब किस साइड से ज्यादा किस साइड से कम, ठीक है। ये हम बेसिकली देखेंगे जब एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप काम करते हो, आप इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत क्लैरिटी हो जाती है चीजों को देख के कि हाँ इस तरह से हुई तो इस तरह से कैसे हुई, ठीक है। सो ये हमारे पास थी थर्ड पॉइंट, ठीक है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमने कैसे मूव करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ग्रेविटी अगर यहाँ पे आपको टर्म यूज की भी नजर आ रही है तो इसको फिलहाल छोड़ दो, फिलहाल सिर्फ फोर्स पे फोकस करो कि फोर्स है क्या, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इफ इनकन्वीनियंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास इनकन्वीनियंट होता है कि हम किसी एक एरिया पे नहीं लगा सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक ऑब्जेक्ट ऐसा एरिया है जहाँ से, मैं आपको कोई बॉडी की एग्जाम्पल दे रही, सिंपल फोर्स की एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि एक जगह है जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट में कोई कील है, कोई नेल है, ठीक है, जो बाहर निकला हुआ है वो मुझे चुभेगा, ठीक है। सो मैं वहां पे फोर्स अप्लाई करती हूँ, मैं वहां नीचे की किसी और डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हूँ, फिर ऊपर से ऑपोजिट डायरेक्शन में करती हूँ। तो जब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास फोर्स अप्लाई होगी लेकिन एंगल एक इक्वल दे रही है, डिफरेंट एंगल्स अप्लाई होंगी, बट एट द एंड जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल रहा है, तो दैट मीन्स क्या आया, अब आपको समझ आ गया होगा। दैट मीन्स बेसिकली कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं इसको ना, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं ये कहती हूँ ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे उसके, हम यहाँ पे इससे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ यहाँ पे उसके ना कोई कील सा है, कोई नेल है, कोई स्क्रू है, ठीक है। वो मुझे लगेगा तो मैं क्या करूंगी, इस जगह से फोर्स नहीं लगाऊंगी, अब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ ऐसी डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगी कि वो मूव तो करे, चाहे वो इधर से मुझे लगानी पड़े या चाहे वो मुझे इधर से लगानी पड़े या चाहे मुझे दो ऑपोजिट डायरेक्शन से लगानी पड़े, यहाँ से करके नीचे से किसी जगह से। तो एक ऐसा एंगल क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा, ऐसा एंगल क्रिएट करें जो मुझे जो इफेक्ट चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। बेसिकली हम ये देखेंगे फोर्थ वन। अब जैसे आप इस डायग्राम से देख रहे हो ना, जो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने ए में दिया जिसमें पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने बेसिकली कहा है कि लाइक हमारे पास दो डिफरेंट फोर्सेज हैं, ठीक है, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रही हैं, दो डिफरेंट तरीके से लग रही हैं, दो डिफरेंट फोर्सेज हैं, लेकिन वो एट द एंड जो रिजल्ट दे रही है वो हमें एक ही है, ठीक है, वो एक्स है, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी आपको एग्जाम्पल दी गई है कि लाइक अगर कोई दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो एट द एंड जो हमें कंबाइंड रिजल्ट उसका चाहिए, जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो क्या है, वो हमें एक ही चाहिए, जो एक्स के ऊपर चाहिए, जो एक्स एक कॉमन पॉइंट है उसके ऊपर चाहिए था, और वो हमें बी सॉरी ए बी और ए सी जो लाइंस हैं वो मतलब फोर्सेस या डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो हमें दे रही हैं, ठीक है। सो एक सिंपल सी एग्जांपल ये थी कि लाइक अगर हम मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई लगाना चाहती हूँ तो मैं दो डिफरेंट डायरेक्शंस में या दो डिफरेंट ऐसे एंगल्स यूज करके लगा सकती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक बॉटल है मेरे पास, ठीक है, और वो बॉटल जो है वो एक जगह से कहीं से ऐसी है या डैमेज है जो मुझे लग रही है, ठीक है, तो मैं उस जगह से उसको नहीं पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती,
तो मैं उसको किसी और जगह से पकड़ूंगी और उसको होल्ड करने के लिए, अगर वो उस जगह से मुझे प्रॉपर होल्ड नहीं हो रही तो मैं एक दूसरी फोर्स पे एक्ट करूंगी जो वहां पे लगेगी, और फिर वो दोनों मिल के हम मेरे पास उस बॉटल को मूव कराएंगी। तो बेसिकली एट द एंड हमें क्या रिजल्ट चाहिए था कि बॉटल को मूव कराना था मैंने, तो मैंने बॉटल को, चाहे वो मैं उस जगह से पकड़ती जो उसका बेसिकली कैप वाली साइड थी, मैं उससे पकड़ लेती, लेकिन वहां से अगर वो बॉटल कहीं से लग रही है तो मैं वहां से नहीं पकड़ रही, और मैं दो डिफरेंट जगह से पकड़ के उसको होल्ड करने की कोशिश करती हूँ, मतलब एक बॉटम एरिया से जो नीचे वाली जगह है, और साथ में उसको बॉटल को होल्ड करती हूँ, मैं उसको दूसरी जगह ले जाती हूँ। तो दो फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस ने काम वही किया, लेकिन दो डिफरेंट एरियाज पे लग के किया। तो बेसिकली एट द एंड हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल डेल्टॉइड मसल पे होती है। डेल्टॉइड मसल अगर जिसने एनाटॉमी पढ़ी है तो स्लाइटली आप लोगों को आइडिया होना शुरू हो गया होगा डेल्टॉइड मसल कौन सा मसल होता है। डेल्टॉइड मसल बेसिकली शोल्डर मसल्स है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल में आपको कहती हूँ। शोल्डर बेसिकली एबडक्टर है, मेजर एबडक्टर है शोल्डर का, ठीक है। एबडक्शन हमारे पास मूवमेंट होती है ना, जिसमें हम बॉडी के अवे मूव कर रहे हैं, बिल्कुल साइड पे बाजू लेके जाके अवे मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास बेसिकली एबडक्शन हो रही थी। तो बेसिकली अब आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। डेल्टॉइड मसल्स की डिफरेंट ओरिजिन इंसर्शन है, हम उनको डिस्कस नहीं करते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है डेल्टॉइड टुबरोसिटी तक जाता है। फिर इसकी जो एंटीरियर वाले फाइबर्स हैं, एंटीरियर फाइबर्स बेसिकली जो आगे वाले फाइबर्स होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स जो बैक साइड के, लेटरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली मेरे आर्म के ऊपर होंगे, ठीक है। जो मेरा आर्म है ना उसके ऊपर जो फाइबर्स आ रहे हैं वो लेटरल है, क्योंकि लेटरल को हम कहते हैं कि जितनी मिड लाइन से दूर चीज होती है, तो वो लेटरल फाइबर्स है। तो बेसिकली उन्होंने बता दिया आपको उनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुआ है, हम वो ठीक है, हम वो लिखा हुआ है जैसे लेटरल कैविकल से हुआ, फिर हमारे पास सेकंड वन के इसका क्या से हुआ है, क्रोमियम प्रोसेस से हुआ, फिर हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से हुआ। तो बेसिकली ये डिफरेंट जगह से इसके ओरिजिन होकर एट द एंड डेल्टॉइड टुबरोसिटी पे इसके रिजल्ट आया। अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे सिंपल से देखते हो ना ये सारी चीजें, ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये कहती है कि deltoid muscle की example है when the deltoid muscle contract during shoulder abduction, the action of the interior posterior of the muscles, posterior fibers of the muscles being compound to work with the middle fibers and so vastly increasing their power, ठीक है। जो लेटरल फाइबर्स है ना इनको हम मिडल फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में आ रहे थे, तो इनको मिडल भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मिडल फाइबर्स है ये एंटीरियर पोस्टीरियर मिल के शोल्डर की एबडक्शन करेंगे, ठीक है। दोनों फाइबर्स कंबाइन काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक काम करेगा, ठीक है, दोनों कंबाइन मिलेंगे, फिर तीसरा जो फाइबर्स होंगे वो लेटरल होंगे। अब इसकी एग्जांपल में हम उस एग्जांपल में कैसे करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे पास मैं मूवमेंट परफॉर्म कराना चाहती हूँ और मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पोस्टीरियर फाइबर्स टाइट हुए हैं, ठीक है। पोस्टीरियर फाइबर्स मेरे टाइट हो गया, मतलब ऐसा है कि उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो सकती सही प्रॉपरली, ठीक है। अब जब पोस्टीरियर फाइबर्स मेरे टाइट हो गए तो वो क्या करते हैं, इंटीरियर और लेटरल उसका बेसिकली कंबाइन इफेक्ट दे के शोल्डर के एबडक्शन करवाएंगे, ठीक है। टू सम एक्सटेंट ये हो सकता है कि पोस्टीरियर फाइबर्स की वजह से वो सही प्रॉपर से मूव ना कर सक रहा हो, लेकिन मूवमेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट होगी और जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। मतलब शोल्डर की एबडक्शन मुझे चाहिए थी ना, तो अब अगर पोस्टीरियर वाले फाइबर्स जाहिर बात कोई टाइट है या कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंटीरियर और लेटरल दोनों मिलके अच्छे से, लेटरल फाइबर्स या मिडल फाइबर्स मिलके अच्छे से काम करेंगे और एक डिजाइन इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज हमें बताई है कि जो इंटीरियर और मिडल फाइबर्स हैं उनका कंपाउंड इफेक्ट आता है जो मिडल फाइबर्स एक अकेले भी देते हैं। तो इसका कुछ इस तरह से भी रिलेशन है कि लाइक इंक्रीज पावर का इंक्रीज कराने के लिए ना आप सिंपली आप ये कह सकते हो कि डिजायर्ड अमाउंट की जो पावर है वो तीनों फाइबर्स अगर इकट्ठे काम करेंगे तो और अच्छे से मूवमेंट होगी, ज्यादा अच्छे से मूवमेंट होगी। ये सिंपल से इन्होंने बात की है कि दो फाइबर्स जब काम करें इंटीरियर पोस्टीरियर तो मिडल वाले आपके पास अच्छे से। अब मैंने आपको थोड़ी सी डिफरेंट करके एग्जाम्पल बताई, उन्होंने ये बात किया है मेरे पास पोस्टीरियर इंटीरियर जो है वो हमारे पास इकट्ठे काम कर रहे हैं मिडल को और ज्यादा हेल्प करने के लिए, ताकि वो बेसिकली आपके पास क्या कर सके, शोल्डर की एबडक्शन, क्योंकि इंटीरियर फाइबर्स मेजरली रोल प्ले कर रहे होते हैं फ्लेक्शन में भी, ठीक है, और पोस्टीरियर फाइबर्स मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं एक्सटेंशन में भी। तो ये सारी चीजें हैं कि जो मिडल फाइबर्स या लेटर फाइबर्स होते हैं मेजरली ये काम कर रहे होते हैं शोल्डर की एबडक्शन में। तो जब दोनों आगे और एंटीरियर पोस्टीरियर काम ही नहीं करेंगे तो लेटरल पे जाहिर सी बात है प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी ना, तो हमें मसल्स तो चाहिए, उनके फाइबर्स को भी मूवमेंट चाहिए, तो ये दोनों भी मूव करेंगे। मेजर रोल जो होगा वो मिडल फाइबर्स का होगा, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर भी मूव करते हैं। तो एट द एंड हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, मूवमेंट ऑफ शोल्डर या शोल्डर के एबडक्शन, ठीक है। बेसिकली ये इंक्रीज पावर की, इसकी पावर को इंक्रीज कराने के लिए हम यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास जो था उन्होंने कहा प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि हमारे पास
फोर्सेस जो है वो अरेंजमेंट बैलेंस ट्रैक्शन के मूवमेंट्स में डिफरेंट तरह से लगती हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट डिफिकल्ट है, लेकिन बैलेंस ट्रैक्शन का मतलब ये है कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगती है ना, जैसे यहाँ पे लग रही है, तो इसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब ट्रैक्शन की हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे ये टर्म बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइप लगेगी। आप बस ये याद रखो, जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज मूव करती है तो वहां पे ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, चाहे वो जॉइंट हो या जिस जगह पे भी हो, वहां पे हम फिर डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट ही कहता है कि टू अनइक्वल फोर्सेस, दो दो अनइक्वल फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो डिफरेंट डायरेक्शंस में लगती हैं, तो वो हमारे पास रोटेशन कराती हैं। ठीक है, सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर सब चीजें ही डिफरेंट है, मतलब मैंने कहा ना दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में दो ऑपोजिट, एक तो वो ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, ट्रैक्शन और चीज है। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो डिफरेंट डायरेक्शंस में दो डिफरेंट एरियाज, मतलब दो अनइक्वल फोर्सेस है, मतलब एक जगह ये है, तो जिस एरिया में हमारे पास बेसिकली कोई भी हमारे पास फोर्स ज्यादा होगी तो वहां पे रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली ये रोटेशन में हेल्प आउट करती है कि हमारे पास ये फोर्सेस रोटेशन प्रोड्यूस कराते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ ट्रेपीजियस की, तो ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर के फाइबर्स, मतलब ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर जो होता है एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है और रोटेट करता है स्कैपुला। ठीक है, अब आप सिंपल से एग्जांपल में आप कैसे दूं कि आप स्कैपुला की रोटेशन क्या होती है, जब हाथ आप ऊपर उठाते हैं ना तो स्कैपुला रोटेट करता है। ठीक है, तो वहां पे आप सिंपल सा ये देखो, ट्रेपीजियस ये वाला मसल होता है जो हमारे पास बेसिकली बैक ऑफ द शोल्डर पे होता है। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट इटसेल्फ पे नहीं होता, बल्कि नेक की जो बैक वाला मसल है ना, ये ट्रेपीजियस होता है। और सेरेटस इंटीरियर बेसिकली जो हमारे पास रिब्स के ऊपर आ रहे होते हैं ना, ठीक है, यहाँ बैक साइड से रिब्स के ऊपर आ रहा होता है, सेरेटस इंटीरियर होता है। ठीक है, ये जब आप एनाटॉमी को और डिटेल में डिस्कस करोगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा एनाटॉमी में डिटेल में नहीं जा रही, हम हैंड रिटन लेक्चर्स में जब डिस्कस करेंगे मोर डिटेल में तो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, सो ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर को बेसिकली जब हम दोनों को मूव कराएंगे तो हमारे पास ये जो बोन है, ठीक है, ये स्कैपुला, तो ये मूव करती है। ठीक है, सो मतलब दोनों को मूव कराया तो हमने क्या किया कि एट द एंड हमारे पास दोनों की रोटेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेरेटस इंटीरियर इधर जा रहा है, अपर ट्रेपीजियस इधर जा रहा है, तो बेसिकली एट द एंड रोटेशन आ जाती है स्कैपुला की। ठीक है, सो आपको इस डिफरेंट डायरेक्शंस में ये अपर फाइबर्स और लोअर फाइबर्स की बात हम यहाँ पे नहीं करते, बस ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर याद रखो कि डायरेक्शन तो दोनों की ऑपोजिट है ना, मतलब इसकी डायरेक्शन ट्रेपीजियस के अपर और लोअर फाइबर्स की है इसी तरफ, और सेरेटस इंटीरियर के ऑपोजिट है। तो आपने रूल ये याद रखना है कि मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रोटेशन वहां पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो मेजरली फोर्स की डिस्कशन हो गई है। एक टेंशन की टर्म होती है जो हम फोर्स के अल्टरनेटिव यूज करते हैं, मतलब एक आप ये कह सकते हो कि टेंशन ही सिनोनिम्स के तौर पे भी यूज होता है फोर्स के। टेंशन जो होती है ना, सिस्टम ऑफ फोर्स होती है जो सपोर्ट कर रही है या सेपरेट करती है पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। अब मैं इसको इस कंबाइंड डिफिकल्ट एग्जाम्पल से या डिफिकल्ट जो आप कहते हैं ना डेफिनेशन से बाहर निकाल के आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहती हूँ कि जो मसल के अंदर इट सेल्फ प्रोड्यूस हो रही है ना, या जो बॉडी के अंदर इट सेल्फ हो रही होती है, जो पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, चाहे वो अपोजिट फोर्सेस लगाए चाहे वो कंबाइंड फोर्सेस लगाए, वो बेसिकली टेंशन होती है। ठीक है, ताकि हमारे पास बॉडी जो है वो एक दूसरे में फोर्स आए। बेशक मूवमेंट में कोई भी परफॉर्म कर रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ या मैं हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तो उन डिफरेंट में ये तो नहीं होता ना कि आपके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये एक अंदर की मूवमेंट होती है मसल्स में, सॉरी अंदर की फोर्स होती है मसल्स में, जिसमें बेसिकली जिसको हम टेंशन कहते हैं। और जो टेंशन होती है इंट्रामस्कुलर टेंशन, वो फोर्स होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की इटसेल्फ। और फोर्स और टेंशन को बेसिकली हम सिनोनिम के तौर पे यूज करते हैं फिजियोलॉजी में काफी हद तक। ठीक है, एक और टर्म उन्होंने यहाँ पे आपको दी हुई है स्ट्रेंथ की, कि कितनी एबिलिटी होती है आपके पास मसल की कि वो कितनी टेंशन या कितनी फोर्स लगा सकता है, बेसिकली वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, सो बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है कि वो कितनी अपने अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो गया। तो मेजरली हमारे पास जो मेजर टर्म्स थी, जो चीजें थी, वो मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ पोजिशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने में, जिससे ग्रेविटी वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और stay tuned with the new lectures. Thanks for watching.